तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जहां भी आपको लगता है कि मैकेनिकल इंटरफेरेंस हो रही है थायराइड के कारण, वहां थिंक फॉर स्पॉन्जिया। अनदर थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्जिया किसको बिलोंग करती है, स्पॉन्जिया कौन सी रेमेडी है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? एनिमल मिनरल प्लांट क्या है स्पॉन्जिया? प्लांट। प्लांट है स्पॉन्जिया, देखो चेक करो। एनीवन, किसी और को मालूम हो? स्पोंजिया टोस्टा, एनिमल किंगडम। ओ। एनिमल किंगडम को बिलोंग करती। स्पॉन्ज है लिक्विड बेसिकली ये। स्पॉन्ज। ठीक है ना, ये स्पॉन्ज है जो समुंदर के बिल्कुल बेस में पड़ी होगी, जो डीप सीज हम्म। नहीं होंगे उससे ऊपर वाले। अब अब इसमें बहुत सिंपल है। इसके जब फॉर एग्जांपल इसमें से पानी निकलेगा, और जो भी प्लैंक्टॉन्स वगैरह होंगे इसको डाइजेस्ट करके इसको ईट करती है और इसको डाइजेस्ट करती है, ये इसका काम है। इसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है स्पॉन्ज की, स्पॉन्जिया की। अगर जब वो चोक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। नेचुरली चोक हो जाए तो क्या होएगा, अगर उसका आउटलेट जहां से पानी निकलना है उसमें अगर चोक हो गया, कुछ रुक गया, तो क्या होएगा, सफोकेशन, चोकिंग। इसलिए स्पॉन्जिया का की एक्सपीरियंस सफोकेशन है। और ये बहुत बेसिक एनिमल है, बहुत बेसिक एनिमल। तो जहां पर स्पॉन्जिया रियली इंडिकेटेड होएगी ना, एट द डीप लेवल जहां भी स्पॉन्जिया काम करने वाली है, वो पेशेंट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, डे टू डे लाइफ के साथ मर्जिंग वाले नहीं होंगे, कभी भी ये याद रखना। टेक्नोलॉजी को यूज करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा। वो देखने में ऐसे होंगे जैसे वो टाइम वक्त के साथ इवॉल्व ही नहीं किए हैं, स्लो इन इन्वॉल्वमेंट। ऐसे पेशेंट्स होंगे स्पॉन्जिया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको हेल्प कर सकती है। नर्वसनेस उनमें बहुत होएगी, एंजाइटी बहुत होएगी, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाना, एंग्शियस हो जाना, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाना। अब ये सारे सिम्टम थायराइड के सिम्टम है, सारे के सारे। कि जब थायराइड होता है तो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में आता है, पेशेंट एंग्शियस ज्यादा हो जाता है, एंग्जाइटी ज्यादा होती है, पैनिक, पेल्पिटेशन, कल को क्या होएगा, कैसे होएगा, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्पॉन्जिया की स्टेट वहां पर आती है। सो कभी भी आपको थायराइड के केस में आपको मिलेगी थायराइड की इन्वॉल्वमेंट के साथ मैकेनिकल इंटरफेरेंस, अलोंग विद दैट पेशेंट ऐसा है जहां पर उसको ये वाली कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ कि ओल्ड स्कूल बंदा है जो, और बहुत सेंसिटिव है, नर्वस है, गो फॉर स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया बहुत अच्छा काम करेगी और डीपर काम करेगी। और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है मैकेनिकल इनलार्जमेंट वाला। 4 to 5 केसेस मैं रिलेट कर सकता हूँ जो बहुत सीवियर वाले थे, जिनको सीवियर अस्थमेटिक कंडीशन के लिए डायग्नोज थे ओनली ड्यू टू दिस थायराइड ओनली। और वो डेरिफाइलिन पे थे, डेरिफाइलिन काम नहीं करती थी। काम कैसे करेगी, प्रॉब्लम लंग्स में है ही नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है कि वो प्रेशर दे रही है उस चीज को। स्पॉन्जिया ने उसको कवर किया था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। और सेकंड कंडीशन ये तो हो गया जहां एडजस्टमेंट हो रही है, राइट। अडेप्ट कर रहा है थायराइड और कुछ नहीं कर रहा है, कुछ जगह पर वो काम करना कम कर देगा। जब कम कर देगा तो टीएसएच लेवल रेज हो जाएगा। सो जब कम करेगा तो उसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। T3 कम होएगा, T4 कम होएगा, टीएसएच इंक्रीज हो जाएगा। और कांस्टेंट स्टिमुलेशन के कारण जो ग्लैंड है वो लार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन में नॉर्मली क्या होएगा, फिर वही आएंगे सिम्टम, ओबेसिटी, कोल्डनेस आ जाएगी, राइट, फियर ऑफ इलनेस आ जाएगा, पसीना आना, स्लो टू रिस्पॉन्ड। अगेन वहां पर जो फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी जो आएगी वो कलकेरिया काब आएगी अगेन, वहां पर उसमें भी वही है। और इस कंडीशन में भी कलकेरिया काब की इंडिकेशन आती है। मगर उसी के साथ जैसे हमने पढ़ा था, 1 मिनट।
जैसे हमने थायराइडिनम में पढ़ा था कि सोराइसिस के साथ थायराइड, राइट, एसोसिएट करता है जब, तो थायराइडिनम के लिए देखा था साथ में। तो हमने एक और रेमेडी डिस्कस की थी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट्स जहां भी आएगी, राइट, पर यहाँ पर उसके साथ क्या आएगा, जो मेन सिम्टम आएगा, थिक स्किन। थिक स्किन देखो और भी कंडीशन में आती है। गर्दन के पीछे ना स्किन, कई बार आपके पास बच्चे आते हैं, यहाँ पर जो स्किन थिक हो जाती है, या नीचे वाली या एल्बो वाली, ये अर्ली साइन होते हैं इसके, इंसुलिन रेजिस्टेंस के, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। 3-4 साल बाद उन बच्चों को डायबिटीज आने वाली है। तो ये भी कंडीशन उसी के साथ आ जाती है, उसी मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस का ये फेज है, बेसिकली पार्ट है, कई बार एसोसिएशन। तो यहाँ पर थिक स्किन हो जानी, स्किन में क्रैक आने, और इम्पोर्टेंट सिम्टम कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन विद थायराइड जब आएगा, यू शुड थिंक ऑफ ग्रेफाइट्स, और आपको उसके लिए जाना चाहिए। और जब अगर ग्रेफाइट्स ही इंडिकेटेड होएगी तो डिस्चार्ज उसका अपने आप ही आ जाएगा, जो कि स्टिकी होएगा और थिक होएगा। सो इसके बारे में अनदर रेमेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज थायराइडिनम। तो वो इसमें आएगी। तीसरे टाइप का थायराइड जो होएगा वो नॉर्मली, जिसको हम टॉक्सिक गोइटर बोल देते हैं, या हाइपर थायराइड बोलते हैं, जिसमें T3 T4 ज्यादा होएगा, TSH कम होएगा। उस कंडीशन में नेचुरली द फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी आयोडियम होगी। आयोडियम बीइंग एन हैलोजन, राइट, इसमें इश्यू ऑफ बिट्रेयल बहुत रहेगा आयोडियम में। और इस समय आप ये भी इस चीज को लेके चलो कि जो आयोडियम है इस समय, इस लाइफ के फेज में जहां सब कुछ तेज चल रहा है और सब कुछ फास्ट चल रहा है, स्लो बर्दाश्त ही नहीं है हमें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप लॉन्ग डिस्कशन करो, दूसरे बंदे का ध्यान ही खत्म हो जाता है। हर चीज फास्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रील्स फास्ट हो रही हैं, गेम्स फास्ट हो रही हैं, टेस्ट देखना नहीं चाहता कोई, वनडे देखा नहीं जाता, T20 सिर्फ देखता है, अब छोड़ो T20, T10 करो। ये लाइफ फेज ऐसी चल रही है जिसमें चीजें फास्ट 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 चलनी शुरू हो गई, टाइम कम है। तो देखो आयोडियम और टुबरकुलिनम में हमें क्या पढ़ाया गया था, डॉक्टर बथौलकर कहते थे लाइक एन कैंडल बर्निंग ऑन बोथ द एंड्स। तो ये जो फेज है ये आयोडियम की फेज है। तो इसीलिए आजकल के टाइम में ये आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, कल्केरियाइड, नेट्रामाइड, फेरामाइड, राइट, फेरामाइड इज वेरी गुड फॉर थायराइड, नेट्रामाइड, मिनिशियमाइड, जितने भी आयड के साल्ट हैं वो सारे के सारे, स्ट्रॉन्चमाइड, ये भी आप, ब्रेटाइड बहुत कॉमन है, ब्रेटाइड। तो ये सारी की सारी आयोडियम के जो सॉल्ट्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ो, और ये आपकी ये क्लिनिक में बहुत ज्यादा यूज होंगे आजकल। तो क्यों, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी, आजकल बच्चे देखो कितने हाइपर एक्टिव हैं, तो हाइपर एक्टिविटी बहुत है। तो जहां भी हाइपर एक्टिविटी होगी वी शुड थिंक ऑफ आयोडियम। एक दूसरी तरफ है जहां कल्केरिया है, स्लोनेस है, इधर हाइपर एक्टिविटी है। वहां पर ठंड है, यहाँ पर हीट इंटॉलरेंस है, दूसरी फेज आएगी। इसीलिए इसको हाइपर थायराइड और टॉक्सिक गॉइटर बोलेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट आएगा वहां पर। यहाँ पर वेट लॉस होएगा डिस्पाइट ऑफ ए हंगर, जो मायोडियम में कॉमन सिम्टम पड़ते हैं कि भूख तो लगती है पर फिर भी वेट लॉस हो रहा है। और साथ में एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, हर वक्त हीट निकलनी, गर्मी लगनी, ये सारे सारे आएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कि उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज चल रहा है, राइट। मगर ये छोटे बच्चों में कंसिडर नहीं करेंगे हीट लगनी। जैसे छोटे बच्चे चादर नहीं लेते, क्विल्ट नहीं लेते, कुछ चीज नहीं लेते, वो कपड़े भी उतार देंगे, कैप उतार देंगे। उसका कारण है कि उनका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है वो भी डेवलप नहीं हुआ है छोटे बच्चों का। तो उसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे, पर बड़ों वाली कंडीशन जब होएगी तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन के लिए। इन इसी में अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडी जब हाइपर में आ जाएगी, वो आ जाएगी थायराइड, थायराइड में कह रहा हूँ, लाइकोपोडियम। अनदर जो मेडिसिन जो हमने डिस्कस की करनी भी है अभी। तो इसमें नॉर्मली राइट साइड ऑफ द थायराइड इफेक्टेड हो जाएगा, राइट, द राइट लोब ऑफ द थायराइड, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो साइड भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट इफेक्ट हो रही है या लेफ्ट इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो आएगा बेसिकली, इसमें जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, लंग्स और लिवर का। याद करो जब हमने डिस्कस किया था पहले जो जीआईटी रेमेडीज, जहां हमने सिरोसिस किया होगा, तो हमने तब डिस्कस किया था कि जब भी लिवर और लंग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो मेन रेमेडी उस समय उस ऑर्गन सिस्टम को देख के आती थी वो हाइड्रास्टिस से। जब भी हार्ट और लिवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिवर के साथ हार्ट, जो मेन रेमेडी सेंटर में आती है डिस्कशन के लिए वो डिजिटैलिस है। ये ये भी कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था
कि पेन इन द बैक along with the discharges, Calcarea over tosta and UP on। तो ऐसे छोटे छोटे डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स हैं जो कॉम्बिनेशन है। तो लिवर लाइकोपोडियम में ये जो कॉम्बिनेशन है वो है गैस्ट्रिक का, गैस्ट्रिक, लंग्स एंड थायराइड, तीन चीजें मेनली जो स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा, वो निकल के आएगा थायराइड का कनेक्शन, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन कह रहा हूं एसोसिएशन विद डिस्टर्बेंस इन द अब्डोमेन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंट का जो फोकस होएगा वो डिस्टेंशन पे होने वाला है, वो गैस पे होने वाला है, वो ब्लॉटिंग पे होने वाला है। तो यहाँ पर जो जीआईटी एक्सिस है, जो डिस्टर्बेंस आएगी वो जीआईटी एक्सिस में आएगी थायराइड के कारण। सो जब थायराइड की ऑल्टरेशन के बाद उसका इफेक्ट उसके बाकी के सिस्टम पे ना होके जीआईटी पर आ जाए, देन इट इज एन इंडिकेशन फॉर द लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम की इंडिकेशन है, इस चीज को याद रखना है। इसको आप ये लेके चलो कि व्हेनेवर देयर इज द लिवर थायराइड मेटाबॉलिक एक्सिस, मेटाबॉलिज्म एक्शन, जब ये डिस्टर्ब है, गो फॉर लाइक, कीप इट सिंपल, unless and until you don't have anything which is very strange peculiar for the prescription, keep it simple, सिंपल रखो इसको। तो इसमें रिजल्ट आना आपका शुरू हो जाएगा, लाइकोपोडियम बेटर वर्क करेगी वहां पर और रिजल्ट भी बेटर लेके आएगी, राइट। अनदर इसमें फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में हाइपर एक्टिविटी में अनदर रेमेडी जो आएगी दैट इज लेक्सिस। लेक्सिस नेचुरली अपने सिम्टम देगी, साथ में वो कंस्ट्रिक्शन देगी, सेंसिटिव टू नेक देगी, क्योंकि ये एरिया तो उसका इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पर जो उसका इंपॉर्टेंट टाइमिंग आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेनोपॉजल। लेक्सिस में जो, क्योंकि हमने डिफरेंट ट्रांजिशन की बात की, अगर याद करो कि हमने जब स्टार्टिंग में किया था जब थायरोइडिनम पढ़ी थी, कि हर एरिया जहां पर बॉडी ने अडेप्ट करना है इनटू न्यू सिचुएशन, वहां थायराइड को प्रॉब्लम। तो प्यूबर्टी एक एरिया, मेनोपॉज एक एरिया। प्यूबर्टी के एरिया को पल्सेटिला कवर करती है, मगर जो मेनोपॉज का एरिया है वहां लेक्सिस आएगी। और बीइंग ए लेक्सिस की पैथोजेनेसिस में कंजेशन कॉज करना है, तो इसलिए कंजेस्टिव थायराइड हो जाएगा। कंजेशन, भरा भरा, हैवीनेस लगनी, उसमें टाइट लगना, और थोड़े से भी फॉर एग्जांपल कवरिंग से इरिटेशन होना, ये सारे सिम्टम वहां आएंगे। और हीट टॉलरेंट नहीं होगी यहाँ पर। और अगर स्पेसिफिकली निड्यूलर टाइप ऑफ गोइटर है, ओवरऑल जनरलाइज नहीं है, तो वो लेफ्ट साइड में निड्यूल आपको नजर आएगा, या पेन लेफ्ट साइड में आनी शुरू हो जाएगी, जहां डिस्टर्बेंस है जो लेफ्ट साइड में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रेमेडीज को इस तरह से, राइट। अगर चौथा टाइप ऑफ जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी और ऑटोम्यून, ऑटोम्यून में आपको सिस्टम में ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप थायरोइडिनम प्रिस्क्राइब करोगे, जहाँ लोकल रेमेडी प्रिस्क्राइब करोगे, काम नहीं करेगी। आपको यहाँ पर उसके सिस्टम में जाना पड़ेगा। हाँ, फिर भी कुछ रेमेडीज हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक हैं, जो आप ये कह सकते हो कि उनमें वो है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम आएगी तो वो उसमें फॉल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट चॉइस यहाँ पर क्या रहेगी, नाइट्रम म्यूरेटिकम। अगर आपको नहीं समझ आता नाइट्रम म्यूरेटिकम क्यों, क्योंकि उसमें मेन ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट वो तो है ही है, ग्लैंडुलर रेमेडी है, राइट। लीन पेशेंट विद थिन नेक, ये उसका की नोट है। तीन सिम्टम अगर आपको मिलते हैं, थिन, थर्स्टी एंड थिन नेक, अगर आपको मिलता है कि जो नेक है वो लंबी है और थिन है, पतला है और थर्स्टी है, तो नाइट्रम्यूर है। ये तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो नाइट्रम्यूर में ऑटोम्यून की टेंडेंसी रहती, सो गोइटर विद ग्रीफ, राइट, और साइलेंट सफरिंग आपको अगर बैकग्राउंड में मिलती है आपको कि देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का इशू है, उसके बाद प्रॉब्लम आई है, यू शुड थिंक ऑफ दिस। मगर उसमें बाकी के सिम्टम्स आ ही जाएंगे सारे, उसकी जो पर्सनैलिटी है। अगर याद करो हमने थायराइड को जब स्टार्टिंग का जो पहले 2 लेक्चर पढ़े थे, उसमें हमने पर्सनैलिटी टाइप्स भी डिस्कस की थी कि समटाइम उसकी अडेप्टेशन कैसे होती है, एंग्शियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी कईयों की, मगर कहीं बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे थायराइड के कारण, कहीं बहुत अग्रेसिव और इरिटेबल हो जाएंगे, राइट। तो जो साइलेंट वाली स्टेट है जो थायराइड की, वो इसमें फॉल करेगी। तो जहां भी आपको ऑटोइम्यून और साथ में सप्रेस्ड इमोशन का कॉम्बिनेशन मिले, तो आपको नाइट्रम्यूर के बारे में सोचना चाहिए। नेचुरली अगर नाइट्रम्यूर है, वो रेमेडी ऐसी है जो पॉलीक्रस्ट है, तो अपना जो बेसिक सिम्टम्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो देंगी, ये याद रखना आपने। मगर आपको रेमेडी पिक्चर्स नहीं बनानी चाहिए, उसकी पैथोजेनेसिस पे जाना चाहिए।
क्योंकि अनदर साइड पिक्चर हमको कभी भी मिल सकती है उसकी, जो हमने कभी पढ़ी नहीं। तो इसकी जो फिजिकल सिम्टम के ऊपर था, मैंने आपको बताया था, एक तो स्टक डोर फिनोमेना होता है नैट्रोम्यूर में, कि नैट्रोम्यूर का पहले तो दरवाजा खुलेगा नहीं। जब खुलेगा, आप कभी भी देखना कोई डोर है जो खुल नहीं रहा, जब आप उस पर ज्यादा जोर लगाओ तो जाके पीछे दीवार पे लगता है। इसका वो फिनोमेना, पहले तो ये ओपन नहीं होगा, अब ये ओपन होगा तो ये बिल्कुल अब्रप्टली ओपन हो जाएगा और शेमलेस दिखने लगेगा। अब देखेगा ये कैसी बात कर ली, इसे पता ही नहीं है कौन सी बात। इसीलिए अनयूजुअल जगह पर हंसना, अनयूजुअल जगह पर लाफ्टर हो जाना, अनयूजुअल जगह पर कोई ऐसी बात कर देना जो वहां नहीं करनी चाहिए थी, नैट्रोम्यूर में फॉल करती है। राइट। तो इसलिए द फर्स्ट रूब्रिक ऑफ रिपर्टरी देखोगे, अब्रप्ट रूब्रिक सबसे पहले है, उसमें नैट्रोम्यूर है। उस नैट्रोम्यूर का अब्रप्टनेस ऐसी ही अब्रप्टनेस है उसकी, जो नैट्रोम्यूर की है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पर कितनी बात करनी है, वो इम्पल्स उसमें नहीं है। तो वो वाली जो स्टेट आ जाएगी, मगर इस स्टेट के साथ जो उसकी फिजिकल क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल भी डिस्कस की थी, कि अगर आंख ड्राई है तो मुंह में स्लाइवेशन है, अगर माउथ ड्राई है तो लैक्रिमेशन है, अगर फेस ऑयली है तो मुंह सूख जाएगा, अगर फेस ड्राई बिल्कुल पाक्ड है तो यहां स्लाइवेशन आ जाएगी। सो ये ऑल्टरनेशन वाली जो नैट्रोम्यूर का कीनोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिले, यू शुड थिंक ऑफ नैट्रोम्यूर। तो इसको जरूर पिक करना है। सिर्फ पर्सनैलिटी, पेशेंट क्या सोचता है, सिर्फ वहां तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा एरिया जो ग्रे एरिया, वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि हम अपनी तरीके से भी परसीव कर सकते हैं सिचुएशन। हो सकता है पेशेंट वो सोच ही ना रहा हो, मगर वहां पर ये चीजें काम कर जाती हैं। ये छोटे छोटे सिम्टम्स, ये पेशेंट कह सकता है कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका तो अब सिचुएशन का हल ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, अब कल को क्या करूंगा। नेट्रोम्यूर का की नोट है। नींद आ जाए, दोबारा से नींद ना आए, नेट्रोम्यूर का की नोट है। और कितनी जगह है कि जिसको मजा भी आता है याद करने में, राइट, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग देयरफॉर टू ग्रीव, रूब्रिक है रिपोर्टरी में, नेट्रोम्यूर पड़ी हुई है। और कितनी जगह, कितनी एरियाज में पड़ी हुई है। मगर उतने ही इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल सिम्टम्स भी हैं। जैसे ही नेट्रोम्यूर इंडिकेटेड होएगी, अगर उसमें बैक पेन है तो बैक पेन को आराम कैसे मिलेगा, कोई हार्ड चीज नीचे रख के, कैंट्री पटरी नीचे रख लेगा, कोई बुक रख लेगा, कोई हार्ड चीज रख लेगा, लॉक रख लेगा, उससे उसको आराम मिलेगा। ये की नोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं। तो ये मिलेंगे तब आपको, राइट। ऐसे ही नेट्रोम्यूर की जो कॉम्प्लीमेंट्री अदर रेमेडीज में फॉल करेगी, दैट इज सिपिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर थायरोइडाइटिस इज इन द वुमन, और वुमेन ऑफ मीनोपॉजल एज, जिसमें हार्मोन एग्जॉस्ट हो गए हैं उस समय, अर्ली मेनोपॉज आ गया, राइट, हार्मोन एग्जॉस्ट हो गए हैं, वक्त से पहले एग्जॉस्ट हो गए हैं, और बॉडी उस एग्जॉशन के कारण अर्ली मेनोपॉजल सिम्टम देनी शुरू हो गई है, बॉडी लूज हो गई है, बियरिंग डाउन सेंसेशन आ रही है, वीकनेस लग रही है, थकावट लग रही है। पर थोड़ा सा भी एक्टिव अगर वो मूव करती है, काम करती है, उसको बेटर लगता है, दिस इज एन इंडिकेशन फॉर द सीपीए, राइट। तो क्या क्या इंडिकेशन है कि अगर वुमेन में है, मेनोपॉजल एज पर अर्ली मेनोपॉजल, जहां पर वो एग्जॉस्ट हो गई है, मेंटली भी एंड हार्मोनली भी एग्जॉस्ट हो गई है, उसका मन भी नहीं है कुछ करने को, इंडिफरेंस आना शुरू हो गया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस सिचुएशन। पर याद याद रहनी चाहिए, दैट इज पल्सेटिला। हेलो। सर वो हैंग हो गया था आपका ना वीडियो, सर हैंग पल्सेटिला। हो रहा है ना, एक मिनट।
देखना ऑडिबल हो। यस। एम आई ऑडिबल? यस यस। तो उस सिचुएशन में जो रेमेडी जो क्या डिस्कस कर रहे थे, फ्लो ब्रेक हो गया। तो पल्सेटिला। पल्सेटिला हमने सीपिया के बाद पल्सेटिला, राइट। तो पल्सेटिला में नेचुरली हार्मोन इनबैलेंस वो सारी स्टेट आ जाएगी, प्यूबर्टी वाली स्टेट आ जाएगी उसमें। मेनली अकेला प्यूबर्टी भी नहीं है, जहां भी इम्बैलेंस है हार्मोन्स का, यानी कि थायराइड के साथ जो मेन सिम्टम एसोसिएट हो रहा होगा, जब से थायराइड एसोसिएशन आ रही है उसकी, उसमें मेन चीज हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होगा, साथ में मूड वेरिएशन, मूड बीपी, मूड सेंसिटिव, राइट। सिर्फ वीपिंग देख के हमें पल्सटिला नहीं दे देनी चाहिए। अगर आप देखोगे, वीपिंग वाइल स्लाइट टेस्ट टॉक, द ओनली रेमेडी इन द रिपर्टरी इज मेड्रोइनम, उसे मेड्रोइनम पढ़िए। और ऐसे ही हम मेड्रोइनम यूज नहीं करते कई बार, मेड्रोइनम बिल्कुल इक्वली है एडजेंटम नाइट्रिक एंड जिल्सीमियम के साथ एंटीसिपेटरी एंजाइटी में, इक्वली। और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है रिपर्टरी में अगर आप देखोगे उसके लिए भी स्ट्रांग। सो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी टू यूज इन दैट कंडीशन। तो सिम्टम बदलना, सिम्टम चेंज होने। सर यू वांट टू से कि जब से थायराइड आई है हार्मोनल चेंजेस आ गए, मींस कि अगर कोई गर्ल है उसमें थायराइड के साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाए तब हम हाँ, पल्सेटिला वो सोच आने सकते हैं। चाहिए, पल्सेटिला के बारे में सोचेंगे। वहां कलकेरिया भी आ जाएगी, मगर कलकेरिया की स्टेट साथ में आ जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, ओबीस हो जाएगी, वैसी सेंसिटिव नहीं होगी। पल्सेटिला उसी के साथ हार्मोनल के साथ मोर बीपी हो जाएगी, राइट। सिम्टम बदल जाएंगे। आप वन सेट ऑफ सिम्टम के लिए प्रिस्क्राइब करोगे, थोड़ी देर बाद वो न्यू सिम्टम लेके आ जाएगी। आप उसके लिए प्रिस्क्राइब करोगे, वो न्यू सिम्टम लेके आ जाएगी। देन आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, यार इसके लिए अब करना क्या है। जब तक आप उसके पीछे क्या कनेक्शन नहीं समझोगे, नहीं तो आप उसके सिम्टम्स के ऊपर एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करते रहोगे। देन आपको समझ आएगा कि यार ये यहाँ पर ये भी नहीं है कि ये काली आर्ट जैसे सिम्टम मैनी वाला केस नहीं है, कि जैसे काली आर्ट में हम पढ़ते हैं कि मेनी ऑर्गन सिस्टम टुगेदर सिम्टम जब शो करते हैं, ये इंडिकेशन है काली आर्ट की, वैसे नहीं है। इसमें एक सिम्टम ग्रुप चेंज हो रहा है, सिम्टम बदल जाते हैं, न्यू एरिया आता है, मगर पीछे उसके वो पड़ा होगा। तो पीछे की पिक्चर, तो इमेच्योर हार्मोन रेगुलेशन मेन रहेगा एसोसिएशन थायराइड के साथ। तो जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे, तो वहां पर आपको पल्सेटिला के साथ जाना चाहिए, राइट। और जब भी पल्सेटिला आएगी, वो अपना बेसिक रेनिकुलेसी फैमिली के सिम्टम्स लेके आएगी, बाकी चीजें लेके आएगी। जब सीपिया आएगी, सीपिया अपने एनिमल इश्यूज साथ लेके आएगी, ये याद रखो आप। सीपिया विदाउट एनिमल इशू कभी भी नहीं आएगी, इसलिए सीपिया जब भी आएगी वो इश्यू ऑफ फ्रीडम साथ लेके आएगी, कि मेरी फ्रीडम जब से रिस्ट्रिक्ट हुई है, तब से उसकी आपकी स्टोरी ये स्टार्ट होगी सीपिया में, कि जब से फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन आई है उसके बाद उसको आया, जब से मैं ये कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहती थी। क्या रूब्रिक लगाते हैं हम उसमें? रूब्रिक क्या अगेंस्ट लगाते हैं? हर इंटेंशन कुछ ऐसे है हाँ, सर। अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशंस, राइट। हाँ। हम हम ये रूब्रिक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एनिमल रेमेडी है, बिलोंग टू मोलस्क फैमिली, एंड इट इज द ओनली मोलस्क जिसने अपना शेल छोड़ दिया हुआ है। बाकी सभी मोलस्क शेल में रहते हैं। दिस इज द सीपेज द ओनली मोलस्क कटल फिश जो शेल में नहीं रहती है। इसका मतलब क्या है? शेल आपको प्रोटेक्ट तो करता है, मगर रिस्ट्रिक्ट भी करता है। तो वो कीली कटल फिश है जिसका मेन इश्यू ही फ्रीडम है, क्योंकि उसने शेल को भी इसीलिए छोड़ा है क्योंकि शेल उसको रिस्ट्रिक्ट करता है उस सिचुएशन में। तो इसलिए सीपिया का मेन इश्यू लाइफ में हमेशा फ्रीडम रहता है, और जब उसकी फ्रीडम को ले लिया जाएगा, उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा, राइट। और उसके बाकी के जो एरियाज हैं वो सीपिया डिसाइड करेगी कि कब उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीपिया को भी तभी प्रॉब्लम आती है, प्यूबर्टी, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, सेम बिल्कुल, जो सर थायराइड ये के 3 फेजेस हैं। हाँ सर ये रूब्रिक दिया हुआ है, विल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ और एंटागोनिज्म विद सेल्फ। हाँ 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 तो इसमें तो सीपिया नहीं है, हाँ हाँ। तो वो विल कैसे? कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी ना है, आप उसको करवा रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि ये नहीं करना, वो वही करना चाहती है, वो फ्री रहना चाहती है। प्रॉब्लम है कि आप उसको कह रहे हैं कि तूने ये जिंदगी नहीं जीनी,
ओके। ये कर, आप करवा रहे हो, एनिमल इश्यू है इसमें, वो चॉइस नहीं ले रही है, बेसिकली उससे करवाया जा रहा है, राइट। और उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट हार्मोन के ऊपर आएगा। हार्मोन क्या हो जाएंगे, हार्मोन में स्टेग्नेशन आ जाएगी, जिसे पैथोलकस ने स्टेसिस बोला है। और स्टेसिस जहां जहां डिस्टर्ब होएगा, सीपिया डिस्टर्ब होएगी। तो स्टेसिस कहाँ डिस्टर्ब होता है, प्यूबर्टी पर। स्टेसिस कहाँ डिस्टर्ब होता है, डिलीवरी पर। स्टेसिस कहाँ डिस्टर्ब होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मिनोपॉज। इसीलिए ये सारे एरिया सिपिया के एरिया हैं, सारे के सारे, यहीं पे डिस्टरबेंस आएगी। तो उसके पीछे की स्टोरी होएगी होएगी, ये याद रखो इस चीज को, राइट। अगर पल्सेटिला है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी रहेगी साथ में। अगर कल्केरिया है, तो वो उसकी जो लाइफ की बात होगी। जब आप कल्केरिया को सुनोगे, जब आप सिपिया को सुनोगे, ये ध्यान रखो, जैसे ही आप उसको सुनोगे, यू कैन डिवाइड डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम जस्ट फ्रॉम द लिसनिंग देयर स्टोरी। कल्केरिया की स्टोरी में दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होएगा जितना खुद के बारे में वो बात करेगा। सिपिया की स्टोरी में दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई और है, अगर वो ना हो तो वो कंफर्टेबल होती, कोई और है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो हस्बैंड इज द प्रॉब्लम। कल्केरिया में ऐसा नहीं होएगा। कल्केरिया में ये है कि मैं कमजोर हूं, इसीलिए मुझे हस्बैंड की जरूरत है और मुझे उसकी माननी पड़ती है। अगर मैं इंडिपेंडेंट होता तो मुझे मानना ना पड़ता। प्रॉब्लम इज विद इन मी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टोरी में फर्क होएगा। कल्केरिया की स्टोरी बहुत सिंपल होएगी, प्लेन, जैसे वन डायमेंशनल कोई आप चीज देख रहे हो, कुछ भी नहीं है उसमें। जो सिपिया की स्टोरी होगी बहुत रिलेटेबल होगी, एनिमेटेड होगी, एनिमल टाइप होगी, जिसमें स्टोरीज होंगी, कोई हो रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, ऐसी स्टोरीज होंगी। आप वहां से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आपको हेल्प करेगा। अनदर टाइप ऑफ ग्वाइटर है जो जो हार्ड न्यूडुलर एंड फाइब्रोटिक ग्वाइटर्स होते हैं, राइट। तो वहां पर पल्सिटिला यू की ऑल नो, क्या होती है स्टोरी बिहाइंड, मतलब थोड़ा सा हिंट। तो प्लांट ही है ना वो, तो सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। Pulsatilla is sensitive to whatever you are saying, and she is reacting by weeping, by reacting by getting emotional, reacting by getting hysterical. वो सारा कुछ का उसका रिएक्शन है। सो पल्सिटिला का मेन एक्शन है रिएक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। एंड बीइंग ए रेनिकुलेसी फैमिली, इसमें बॉडी माइंड कनेक्शन बहुत रहेंगे, इसलिए पल्सिटिला इज अ वेरी गुड रेमेडी। जहां पर वो होती हैं, क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। पल्सिटिला वहां पर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये सारी फैमिली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए रॉ नर्व्स है इनकी। तो उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी। पल्सिटिला जब बात करेगा, जब प्लांट बात करेगा, वो कहेगा मुझे हस्बैंड की टोन नहीं पसंद। सिपिया को हस्बैंड नहीं पसंद, राइट। मिनरल को अपने में कुछ कमी है, इसलिए वो हस्बैंड डिस्टर्ब मेरे को कर रहा है, ये स्टोरी होगी, तीनों की अलग होगी। तो अगर वो टोन ठीक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टेफिस गिरिया क्या कहती है कि मुझे जो उसने बोला ऊंची आवाज में मुझे अच्छा नहीं लगा, आई फील इंसल्टेड। अगर वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता, प्यार में बोलता, स्टेफिस गिरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एनिमल में ऐसा नहीं है, वो जैसा मर्जी बोले वो बुरा है। सो एनिमल में पर्सन बुरा है, प्लांट में उसकी कोई आदत, ऊंची आवाज, बोलने का ढंग, अब्यूजिव लैंग्वेज, ताना मारना, कुछ कहना, ये बात मुझे चुभती है, जो मुझे फील होती है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। उसकी सेंसिटिविटी के कारण वो उसको बात चुभ रही है, हो सकता है वो ऐसे बोल नहीं रहा, ही इज सेंसिटिव एंड ही रिएक्ट अकॉर्डिंगली। पर मिनरल में ऐसा कुछ नहीं है। मिनरल कोई भी आप पढ़ लो, उसमें आपको कभी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी दूसरे की, सारी स्टोरी खुद की है, उसने अपने आप को करना है। आर्सेनिक का डर अपना है कि मैं इनसिक्योर हो रहा हूं, मेरे कुछ भी हेल्थ इशू आ सकते हैं, मुझे अपने पैसे इकट्ठे करके रखने। नेटरम्यूर को क्या लगता है मेरे में क्या कमी थी जो वो छोड़ गई। लेक्सिस को क्या क्या लगता है कि वो कैसे छोड़ के जा सकती है, अब मैं तुझे बताऊंगी। लैंग्वेज का फर्क है। सो लैंग्वेज से भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो फिफ्थ टाइप ऑफ जो गोइटर है, बेसिकली जो हार्ड न्यूडुलर एंड फाइब्रोटिक टाइप के गोइटर हैं। नेचुरली इसकी पैथोलॉजी कैसे होती है, हार्ड, स्टोनी, न्यूडुलर, लॉन्ग स्टैंडिंग, राइट। तो नेचुरली इसकी जो रेमेडीज हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी है, ब्रोमियम। ब्रोमियम इज ए वेरी गुड रेमेडी इन दिस कंडीशन। ब्रोमियम को खांसी में भी यूज करके देखो, बहुत हेल्पफुल होएगी। जब बहुत गर्मियां होती है उस समय, गर्मियों में एकदम से नहा लिया, बॉडी गर्म थी, नहा लिया, उसके बाद कई बार ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो इसमें जो रहेगा वो बहुत हार्ड एंड स्टोनी रहेगा। और इसमें भी साथ में स्पॉन्जिया की तरह रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, राइट। और इसमें भी सफोकेशन आएगी ब्रोमियम में। सो जब भी आपको हार्ड ग्लैंड
प्लस ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जैसे स्पॉन्जिया में भी था अस्थमा ड्यू टू गोइटर, अगर आपको वो नजर आए तो आपने ब्रोमियम की तरफ जाना है, इसमें आप ब्रोमियम प्रिस्क्राइब करने की तरफ जा सकते हो। नेचुरली अनदर हार्डनेस अगर है तो अनदर रेमेडी जो आपके मन में आनी चाहिए वो कल्केरिया फ्लोर आनी चाहिए, और उसके साथ जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कोनियम। कोनियम, ब्रोमियम और कल्केरिया फ्लोर में फर्क क्या होएगा? फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली कल्केरिया फ्लोर अगेन मिनरल रेमेडी है, पर अगर आपने स्पेसिफिकली ग्लैंड के ऊपर जाना है, आपके पास कोई और सिम्टम नहीं है, आपके पास स्टेट नहीं है, तो आप सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन की स्पीड देखो। तो कोनियम में पहली ही चीज क्या जो इंपॉर्टेंट लिखी हुई है वो है उसका स्लोनेस, स्लोली स्लोली सारे सिस्टम इन्वॉल्व होने। सो क्रॉनिसिटी मेन सिम्टम है कोनियम का, राइट? क्रॉनिसिटी, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन उसका मेन सिम्टम है, उसका होना ग्रेजुअल है। जैसे एकोनाइट का होना फास्ट है, इसका होना ग्रेजुअल है, राइट? जैसे मैंने आपको रूब्रिक बताया था सडन मैनिफेस्टेशन, इसकी स्लो मैनिफेस्टेशन है, राइट? तो कोनियम में जब भी आपको ऐसे केस में हार्ड हो गया है मगर प्रोग्रेशन स्लो है, आपको लग रहा है कि यार ये कार्सिनोजेनेस हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, बढ़ रहा है, राइट? ऑफनली इन एल्डरली पीपल जब आपको केस मिले हार्ड न्यूडल गोइटर, इंडोरेशन हो गई है, ओल्ड केसेस है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, राइट, एल्डरली एज है, गो फॉर द कोनियम। तो फिर कोनियम के लिए जाओ, राइट? सो ये जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज है आप अपने माइंड में रखो कि सिंपल गोइटर है तो क्लिकेरिया स्पॉन्जिया, अगर हाइपोथायराइड है तो क्लिकेरिया ग्रेफाइट्स थायराइड, राइट? अगर फॉर एग्जांपल हाइपर है तो सॉरी आयोडियम लाइकोपोडियम लेक्सिस, अगर ऑटोम्यून है नेट्रोम्यून सीपिया पल्सेटिला, और सारी की सारी रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी आप ले सकते हो, मगर ये तीन रेमेडीज बहुत स्पेसिफिक हैं कि अगर आपके पास स्टेट नहीं है तो यू शुड थिंक ऑफ दिस। अगर हार्ड है तो ब्रोमियम, कोनियम एंड क्लिकेरिया फ्लोर, आप इसको यूज कर तो सकते हो, कैलकेरिया राइट? आयोड कहाँ कंसिडर करेंगे? हाँ जी, कैलकेरिया आयोड। उसका कॉम्बिनेशन जहां पर दोनों में कॉम्बिनेशन हो, क्लिकेरिया आयोड, क्लिकेरिया वाला टाइप हो साथ में, पर उसमें साथ में वैसी हीट है क्लिकेरिया टाइप, ओबीज है, सब कुछ चल रहा है, जो हम क्लिकेरिया एंजाइटी है, पेल्पिटेशन है, वो सब कुछ है, पर जैसे हम डॉक्टर विजयकर कह देते हैं कि हॉट क्लिकेरिया, तो बीइंग एन आयोडियम उसमें हीट आ जाएगी, तो जब ये कॉम्बिनेशन होएगा गो फॉर द क्लिकेरिया आयोड। हो सकता है उसके पीछे आपको थीम मिल जाए, द पर्सन ऑन हुम आई एम डिपेंडेंट फॉर माई सिक्योरिटी इज बिट्रेइंग मी, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरा सर्वाइवल का इशू खड़ा कर रहा है, ये भी स्टेट हो सकती है पीछे। अगर ये स्टेट मिले तो क्लिकेरिया आयोड, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट, क्योंकि जहां भी पेशेंट थिन ऑइडियम होगा, होएगी। यहाँ पेशेंट थिन होगा या फैटी कैलकेरिया आयोड में? नहीं, क्लिकेरिया भी अगर आप रूब्रिक देखो सर्च करो थिन, उसमें क्लिकेरिया भी पड़ी है। मैं वही कहता हूँ ना, स्टेट्स को ऐसे मत लेके चलो, वो दूसरी स्टेट अवेलेबल है, पर अगर थायराइड है और क्लिकेरिया है तो नॉर्मली हाइपोथायराइड में उसकी टेंडेंसी ओबीस की तरफ रहेगी, क्लिकेरिया आयोड बीच की स्टेट में आ सकता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आगे भी एग्जांपल दिया है कि हम कहते हैं कि क्लिकेरिया काब में स्वेटिंग बहुत होती है, पर ड्राई स्किन इवन ऑन एक्सर्शन अगर आप रूब्रिक देखोगे उसमें सिर्फ 4-5 दवाई है, एक दवाई क्लिकेरिया काब है उसमें। सो उसको फिक्स मत करो, इसको रखो कि हाँ हो सकती है इसको, पर मैंने इसको यूज करना है, राइट? सो स्टेप बाय अप्रोच रखो, जब भी केस है पहले तो कंफर्म करो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर आप ये देखो कि उसके हार्मोन्स लो हैं हाई हैं कैसे चल रहे हैं, उसका ग्लैंड कैसा है, सॉफ्ट है, फर्म है, हार्ड है, टेंडर है, राइट? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, इनको कॉम्बिनेशन में लेके जाओगे तो आपकी रेमेडी आपके सामने आ जाएगी थायराइड के लिए आपने क्या क्या देनी। आर यू गेटिंग इट? सो थायराइड के लिए दवा नहीं होएगी, थायराइड क्यों हो रहा है अगर उसको समझोगे तो दवा मिल जाएगी। बॉटम लाइनर्स को आप ये लेके चल सकते हो आप, कि ये मत देखो कि थायराइड के लिए ये दवा है, थायराइड क्यों हो रहा है, थायराइड इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्या वो सिर्फ कंपनसेट कर रहा है, तो रेमेडीज आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ इसके लिए मैंने स्पॉन्जिया या क्लिकेरिया देखनी है। क्या ये हाइपो में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, देन रेमेडी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, अगर हाइपर में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, रेमेडी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, राइट? मगर दूसरा एरिया वो कभी नहीं भूलना है कि समटाइम स्टेट इतनी स्ट्रांग हो सकती है दूसरी कि आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। आर यू गेटिंग इट?
यस। और मुझे नहीं लगता थायराइडिनम हमने डिटेल में कर लिया, मुझे नहीं लगता वो भूलनी चाहिए कभी भी। और लाइकोपोडियम वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, जो बेसिक सिम्टम है वो रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि डिक्टेटोरियल रहेगा लाइकोपोडियम, फियरफुल रहेगा सीनियर्स के साथ, कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा, जल्दी गुस्सा आ जाना, घर में ज्यादा गुस्सा आना, ब्लॉटिंग फील करना, ये सारे के सारे मुझे लगता है ये सारे कॉमन सिम्टम है, ये आपको मालूम होंगे लाइकोपोडियम के, पल्सेटिला के, जो बेसिक सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं, जो डे टू डे हम यूज करते हैं। चलो बताओ, कोई क्वेश्चन है इसमें थे? और एक दो और रह गया मेरे माइंड में, क्या बोलते हैं, फीकस वर्सिकोला। आप फीकस क्यू यूज कर सकते हो जब ओबेसिटी विद हाइपोथायराइडिज्म है और स्लो मेटाबॉलिज्म है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट ब्रेक नहीं हो रहा उस सिचुएशन में, राइट। जहां अनदर रेमेडी जो माइंड में आनी चाहिए, जैसे हमने थायराइडिज्म में पढ़ा था कि इन्फेंटालिज्म होता है, जो ऑर्गन डेवलप नहीं होते, तो वहां पर अनदर रेमेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्राइटाकाप। तो वो साथ में माइंड में होनी चाहिए कि अगर आपको केस में डिलेड डेवलपमेंट के साथ थायराइड मिल रहा है और ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और पेशेंट फॉर एग्जांपल वैसा नहीं है जैसा थायराइडिनम में आप पढ़ते हो कि बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, इरिटेबल हो रहा है, वैसे नहीं है, डल है, तो थिंक ऑफ ब्राइटाकाप। वहां पर ब्राइटाकाप को जरूर सोचो आप, क्योंकि उसमें भी वही सिम्टम्स है, और ग्लैंडुलर रेमेडी है ये भी, ब्राइटाकाप भी। अनदर रेमेडी समटाइम बच्चों के केसेस में अल्टरेशन आ जाती है, मैं इसको जरूर प्रूव करता हूं, दैट इज थूजा। जब भी छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आती है, मैं उसका वैक्सीनेशन के साथ रिलेशन जरूर देखने की कोशिश करता हूं कि वैक्सीनेशन के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर वहां मुझे कुछ मिलता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन मेटाबॉलिज्म सप्रेशन में चला गया है, जहां ऑल्टरेशन आ गई है वहां पर कोई भी चीज, तो मैं थायराइड थायराइड थूजा के बारे में जरूर सोचता हूँ वहां पर प्रिस्क्राइब करने के लिए। और क्या रह गया, हमने मिस डायग्नोसिस कर लिए थे। सर थोड़ा ट्यूबरकुलाइनम का बता दीजिए, उसमें घोष में ना बहुत जगह ट्यूबरकुलाइनम भी यूज की हुई है विद, हाँ मतलब हाँ, अगर थायराइड यहाँ नहीं है तो ट्यूबरकुलाइनम, तो वहाँ ट्यूबरकुलाइनम को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताओ, क्या क्या सिम्टम होते हैं? सर वो कोल्ड, ससेप्टिबल टू कोल्ड, हाँ हाँ। और डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, हम्म। पर्सनालिटी। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज हम्म ट्यूबरकुलाइनम बच्चे को, हम्म मतलब। हम्म। बस इसको आप इसको ना और तरह से समझने के बजाय इसको ऐसे समझो कि हाइपर एक्टिव कंडीशन होएगी, हाइपर एक्टिव कंडीशन के साथ जिसमें जो फर्क होएगा, वो फर्क कहाँ आएगा? ट्यूबरकुलाइनम आयोडियम में इतनी ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड, कोल्ड नहीं है उसमें, तो वहां पर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आयोडियम से। ट्यूबरकुलाइनम जब भी आएगा वो ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड के साथ रहेगा ही रहेगा, राइट। अनदर एक कीनोट फीचर है जहां भी ट्यूबरकुलाइनम इंडिकेटेड होएगी, ट्यूबरकुलाइनम का अगर बच्चा है, गुड़िया है, कोई भी है, आप उसकी बैक देखो, स्पाइन के अलोंग जब हेयर होते हैं वो कंफर्मेटरी होता है ट्यूबरकुलाइनम का। अलोंग द स्पाइन हेयर होंगे, अलोंग द बॉडी जहां पर हेयर नहीं होने चाहिए वहां हेयर होंगे तो थूजा रेमेडी का कीनोट होता है, पर अलोंग द स्पाइन अगर होंगे हेयर, वो ट्यूबरकुलाइनम का कीनोट होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप यूज कर सकते हो। सर जैसे बहुत सारे थायराइड या पीसीओडी के केसेस जहाँ पे चिन पर बाल आते हैं, तो हम्म। ये क्या हमेशा सुजा ही हुआ फिर? ना ना ना, ये तो हार्मोनल है ना। वो सिम्टम कब है? सिम्टम वो है जो आप पैथोलॉजी के साथ आंसर नहीं कर सकते। अगर वो पैथोलॉजी के साथ आंसर हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो है कि ग्लैंड इतने बड़े हुए हैं, इतने रेड हैं, इन्फ्लेम्ड हैं, पेनफुल हैं, अब पेन थोड़ी ना सिम्टम है, ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पेन तो होगी होगी, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसका कॉमन सिम्टम है, पर इतने बड़े ग्लैंड है पेन ही नहीं कर रहे, ये सिम्टम है, राइट। तो वो जो सिम्टम हेयर के साथ आते हैं वो पीसीओएस पीसीओडी, जो पीसीओएस है बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये उसके कारण है क्योंकि हार्मोनल वेरिएशन आ गई। तो यहां पर नहीं आप इसको यूज कर सकते। हाँ,
आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी हेयर है, तो आप सोच सकते हो कि अनयूजुअल प्लेस जहां पर फॉर एग्जांपल हेयर नहीं होने चाहिए, हेयर हैं और उसके पीछे कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है, देन दे कीनोट अप्लाई होंगे। मतलब वहां पर वो उसका वो पैथोलॉजिकल बन गया, अगर वो मतलब हाँ, मिल वो गई, उसका कॉमन सिम्टम, कॉमन वो बन उसका गया। कॉमन सिम्टम है। सपोज किसी पेशेंट को डिल्यूजन हेलुसिनेशन हो रहे हैं, तो हम उसको सिम्टम्स ले रहे हैं सारे के सारे, मगर हम ये नहीं देख रहे कि उसका बिलिरुबिन इतना हाई है कि वो अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हेलुसिनेशंस कॉज कर रहे हैं। ये कॉमन सिम्टम है। सो हमें ये पता होना चाहिए क्या कॉमन है क्या अनकॉमन है, हमने जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए लेना है वो अनकॉमन लेना है, राइट। उस सेम फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एक और वेरिएशन है, यहाँ पर कई बार हम गलती करते हैं। सपोज कॉमन सिम्टम कई बार अनकॉमन बन जाता है। फॉर एग्जांपल रेडनेस इन्फ्लामेशन का कॉमन सिम्टम है, जब फायरी रेड हो जाता है वो बेलेडोना का सिम्टम बन जाता है, राइट। पेन किसी भी सिचुएशन में अगर कोई इशू है, पेन होना कॉमन सिम्टम है, पर इतनी ज्यादा पेन कि अनबियरेबल हो जाए वो हिपरसल्फ कॉपिया का अनकॉमन सिम्टम बन जाता है। सो कॉमन सिम्टम भी जब हायर इंटेंसिटी में चले जाएगा कि जो हम सोच जो डिजीज के हिसाब से प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो वो फिर वो अनकॉमन बन जाएगा। पर अगर वो डिजीज की कंडीशन के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है चीज, आप उसको एक्सपेक्ट करते ही हो। जैसे मेरे जो फ्रेंड है, कई बार जब मैं उनके पास भेजता हूँ तो मैं उनसे डिस्कस करने वक्त क्या पूछता हूँ कि यार मुझे ये बता कि इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है तेरे को जो तुझे लगता है कि यार इस डायग्नोसिस में, इस कंडीशन में ये सिम्टम होना नहीं चाहिए, ये पेशेंट को क्यों आ रहा है। समटाइम वो बोल देता है कि यार ये चीज इसमें तो होती नहीं है, ये पेशेंट बोल रहा है पर ये तो होता ही नहीं है इसमें। वो आपके काम आ जाएगा। सो कॉमन भी अनकॉमन हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि समटाइम हम बोल देंगे यार ये तो कॉमन है, नहीं, कॉमन भी अनकॉमन हो जाएगा जो बहुत इंटेंसिटी में हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी गल बात, समझ रहे हो? सर यस सर। हाँ जी। तो हाँ, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एक रेमेडी हम मिस कर गए, दैट इज फेरम आयोड। उसको भी जरूर रखो साथ में, फेरम आयोड। जब एमिनिमिक स्टेट आ जाएगी, वो सारे फेरम के सिम्टम्स साथ में ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होएगी, तो इसको लेके चलो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस। होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। अगर किसी टाइम भी आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है इसमें कि ये चीज नहीं समझ आ रही है, जहां इन केस कुछ क्लैरिटी चाहिए, रेफर टू दिस वीडियोस, वीडियोस रहेंगे आपके पास। आप अगर मेरे चैनल पे सर्च करोगे ये वीडियो नहीं मिलेंगे, ये लिंक से ही होंगे, राइट, क्योंकि ये अनलिस्टेड में होंगे। ये वीडियोस जो हम क्लासेस ऐसे लगाते हैं वो सारी अनलिस्टेड रहती हैं। तो आप अगर लगे कि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी अ मैसेज, आई अगेन क्रिएट वन न्यू लिंक, उसमें कर दूंगा। एक और चीज है उसमें मैं ऐड करूंगा, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि लेट सोना, फॉर एग्जांपल जल्दी ना उठना। समटाइम आपका पेशेंट कहेगा कि भाई मैं सोता तो सुबह लेट ही हूँ, पर मैं उठता 12 बजे हूँ। वो जितना मर्जी आप लगे रहो, ठीक करना मुश्किल हो जाएगा आपको उस पेशेंट को। वो ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका जो हार्मोनल एक्सेस है वो डिस्टर्ब रहने वाला है, कॉर्टिसोल का टाइम चेंज हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स को जितनी देर तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लेके आएंगे, आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो ये उसको समझाना बहुत जरूरी है कि इसको मैनेज करना है। इसके लिए मैं वीडियो डाल बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर एक वो था क्वेश्चन कि थायराइड पेशेंट में मैग्नीशियम की क्या जरूरत है? वो तो मतलब डायबिटीज में तो है या नहीं नहीं, मैग्नीशियम तो ठीक बेसिक है, किसी में भी हो जाएगा। थायराइड क्या है, सिर्फ मूड एलिवेशन में स्लीप भी हो जाएगा। डिस्टरबेंस हो जहाँ पे। हाँ, जहाँ पर हाँ नींद अगर नहीं है, नींद तो मेन फ्यूल है आपका। हम्म। नींद नींद में ही ग्रोथ हार्मोन वर्क करेंगे, नींद में ही बॉडी रिपेयर होनी है, नींद में ही सब कुछ होना है। जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलनी है, किसी दिन डीप स्लीप आती है, सुबह फ्रेश होते हो, क्या मिल गया आपको वहां पर, कौन सा केमिकल लग गया? रिकवरी और आपका जो रीसेट सिस्टम है, इसीलिए हम बीमार हैं, वो स्लीप में होना है। बच्चा इसीलिए 18-18 घंटे सोता है, सारी डेवलपमेंट नींद में होनी है। तो कई बार वो नींद सिर्फ मैग्नीशियम की कमी से नहीं हो रही होती, तो उसको ऑल्टर करना जरूरी है। ओके जी। जी यस। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट जी। कोई भी क्वेश्चन लगे, कुछ लगे, फ्री, टोटली फील, कभी भी फ्री फील करो,
और उसमें आप डालो ग्रुप में, आई विल आंसर इट। सर आज एक क्वेश्चन है सर,